चलो हम लोग 14 तक किए थे, ठीक है ना। चैप्टर 15 जब पढ़ोगे तो मिस्टर प्रसाद है, ठीक है, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज अ नॉन रेजिडेंट। ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है तो इनके इनकम का आपको कंप्यूटेशन करना है। आओ देखो, सैलरी फॉर 3 मंथ रिसीव इन इंडिया, ठीक है, देख लो भाई, 9,000 रुपए सैलरी पा रहा है। कंप्यूटेड का मतलब कैलकुलेट कर लिया गया है। 3 महीने की सैलरी कितनी, 9,000, इसका मतलब 1 महीने कितना होगा, 3,000। तो क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी 9,000 9,000 9,000। हमने यहाँ पर तीनों का कैलकुलेट कर लिया है, हमको किसका केवल कैलकुलेट करना है, क्या बोला है, ये क्या है, नॉन रेजिडेंट, इसका कैलकुलेट करने का बोला है, ठीक है ना। आप इसको चाहो लिख सकते हो, इनकम फ्रॉम, दूसरा लिखो डिविडेंड रिसीव इन जर्मनी फॉर ब्रिटिश कंपनी आउट ऑफ विच 3,000 वर रिमिटेड टू इंडिया। देखो आपको कितना मिला है, डिविडेंड कितना मिला है, 22,000 मिला है, और कह रहे जिसमें से 3,000 रुपए क्या किया उसने, इंडिया भेज दिया। कैसी इनकम है ये, जर्मनी की इनकम है ना। यहां टैक्सेबल होगी, एनआर के केस में नहीं होगा, है ना। अगर ये रेजिडेंट होता तभी क्या होता, केवल टैक्सेबल होता, अदर केस में क्या होगा, टैक्सेबल, इसके इनकम का पार्ट ये नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन पाकिस्तान बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान का एक बिजनेस है और कंट्रोल कहां से, इंडिया से। कैसी इनकम है ये, आउटसाइड इंडिया की इनकम है ना। एनआर के केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा क्या, नहीं टैक्सेबल होगा। आप ध्यान रखो यहां पर टैक्सेबल करना है आपको। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1,000 रुपए क्या इंटरेस्ट मिला है आपको, अकाउंट कहाँ है, इंडिया में, किस बैंक में है, एसबीआई में, ठीक है ना। तो ध्यान रखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे आप, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास अनटैक्स प्रॉफिट। हमने जब तुमको पूरा ये फॉर्मेट पढ़ाया था उसमें सबसे लास्ट लाइन क्या था, इसी इनकम का था ना, जो अनटैक्स क्या है आपका, प्रॉफिट है, ठीक है ना। अर्न कहाँ है, जापान में है, तो ये क्या है, इसका पार्ट नहीं बनने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना रहेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया कंप्यूटेड है, इंडियन इनकम है, ये क्या हो जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा। और आप जब टोटल करोगे 9 1 10 3 13,400 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको ध्यान रखो, तुम नोट कर लो इसको आराम से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम। तो अब तुम लोग का क्लास हो जाएगा सुबह 8 बजे से कर दिया जाएगा, ठीक है। 8 7 बजे तुम आते थे, पता ही नहीं तुमको, अभी भी आओगे, मैं तो रहा हूँ, आओगे बेटा। आगे बढ़ो, बोलो मत। थर्ड पे आओ, 16 नंबर पे आओ, 16 नंबर पे आइए, अपने से एक बार स्टार्ट करिए फिर देखिए। बस इतना ही कराएंगे जितना क्वेश्चन है, फिर छोड़ देंगे दोनों, ठीक है। तो तबियत से आगे बढ़े। हमने ये लिखा नहीं है, ठीक है ना, ये तुम लोग अपने से लिख लेना। हमारे देखो बुक में ये और ये नहीं पूछा है, ठीक है ना, केवल लास्ट वाला पूछा है एनआर, मैं कर दिया था, आ रहा था उस समय। आगे बढ़े, 16 में आओ, फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री अमरनाथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23rd एंड 24। पहला देखो,
अच्छा, तीनों केस में आपको कैलकुलेशन करना है, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और एनआर। तो पहला इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन इलाहाबाद बैंक दिल्ली में है 1200। क्या हो जाएगा, तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा कि नहीं, या तीनों केस में इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, लिखो इंटरेस्ट इनकम। आगे बढ़े, दूसरा क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल। तो केवल क्या होगा, आर के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों केस में टैक्सेबल होगा, पर यह इनकम का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, टैक्सेबल नहीं है, इनकम के पार्ट से मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, डिविडेंड रिसीव इन यूके फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी आउट ऑफ विच 2000 वर रिमिटेड टू इंडिया। ये भी आएगा, आर के केस में केवल आएगा, बाकी दोनों केस में आएंगे, इनकम के पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर 3 मंथ फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया एंड सैलरी रिसीव देयर, कंप्यूटेड है भाई। बताइए, सैलरी है, कहां से रिसीव हो रही है आपको, इंडियन एम्बेसी से है ना, तो कहां से एक्रूराइज है, इंडिया से है, तो तीनों में क्या हो जाएगा, इनकम का पार्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, क्यों बन गया इनकम का पार्ट, क्योंकि देखो लिखा है ना उसने, फॉरेन एम्बेसी है कि नहीं है, अगर कोई इंडियन एम्प्लॉय फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है तो इनकम कहां की मानी जाएगी आपकी, इंडिया में इनकम मानी जाएगी नहीं, और कहां टैक्सेबल होगा, तीनों केस में, क्योंकि एक्रू और राइज कहां से है, इंडिया से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान आउट ऑफ दिस 10,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द बैलेंस लिमिटेड टू इंडिया। बताओ भाई, 15,000 क्या होगा, केवल आर के केस में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों केस में टैक्सेबल होगा, या इनकम का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान रखना है, अगर कोई इनकम है, बिल्डिंग कहां पर है, पाकिस्तान में है, इंडियन इनकम क्या नहीं, आउटसाइड इंडिया की इनकम है, 10,000 डिपॉजिट किए थे 15,000 में से, है ना, कहां डिपॉजिट किए हो, पाकिस्तान, बाकी भेज दिए इंडिया में, मतलब ही नहीं भाई, कहां की इनकम है वो, आउटसाइड इंडिया की इनकम है, तो केवल क्या हो जाएगा, आर के केस में इनकम का पार्ट बनेगा, बाकी दोनों केस में इनकम का पार्ट। पेंशन इनकम इन बेंगलुरु फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया विथ अ लिमिटेड कंपनी। बताओ भाई, क्या है, पेंशन रिसीव कर रहे हो कहां पर, बेल्जियम में, सर्विस कहां दिए हैं आप, बताइए, इंडिया में किसी एक लिमिटेड कंपनी में, तो कहां की इनकम है, इंडियन इनकम है, और कहां टैक्सेबल होगा, तीनों केस में, तीनों केस में उनके इनकम का पार्ट बनेगा, और इंडिया में आप इंडियन इनकम वो मानी जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार काम की होती है। देखो, मिस्टर दर्शन की जो फॉलोइंग इनकम है फाइनेंशियल 23-24 में, वो सब दी गई है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, कह रहे हैं वो प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस से पेरिस में, जो कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव इन इंडिया। देखो, ओ आर के केस में और एन ओ आर के केस में क्या होगा, वो पूरा का पूरा पोर्शन उनके इनकम का पार्ट बनेगा, लेकिन वो कह रहे आधा हमने इंडिया में रिसीव किया है। तो देखोगे जब एनआर का तुम कैलकुलेशन करोगे, तो जितना अमाउंट तुमको रिसीव हुआ है कैश के रूप में, वो इंडिया में रिसीव हुआ है कि नहीं, तो इंडियन इनकम मानोगे और वो इनके इनकम का पार्ट बनाएंगे आप। ठीक है, बाकी को बात समझ में आएगी नहीं,
1,60,000 तुमने कमाया, बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से? इंडिया से है ना। कह रहा है इसका आधा पोर्शन मतलब 80,000 रुपए तुमने कैश में रिसीव किया, कहा? इंडिया में। तो आपको पता है इन दोनों की ये इनकम का पार्ट बनेगा, लेकिन यहां पर इनकम कौन सी होगी? जो इंडिया में मिली होगी। तो इंडिया में मिला कितना है तुमको? 80,000 रुपए। तो यहां की इनकम का पार्ट कितना बना? आगे देखो, इनकम फ्रॉम अ पेंशन फॉर अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन द यूएसए। फॉर्मर एम्प्लॉयर थे तुम इंडिया के, मतलब रिटायर हो गए हो, पहले तुम काम करते थे, अब पेंशन रिसीव कर रहे हो, है ना। तो ध्यान रखोगे इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम क्या है? सबके इनकम का पार्ट बनता है, ठीक है ना। तो देखो ये 32 32 32 यहाँ तीनों के इनकम का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान ब्रॉट इन इंडिया, केवल किसके केस में टैक्सेबल होगा? ओआर के केस। बात समझ में आ रहा है? आगे अगर आप देखो, पास अनटैक्स फॉरेन इनकम है, छोड़ दो इसको। अगर कोई पास की इनकम है, आप क्या कर देंगे? उसको तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इनकम कौन सी कैलकुलेट कर रहे हो? प्रीवियस ईयर की कर रहे हो ना। बात समझ में आ रही है नहीं? तो उसको आप छोड़ो। आगे देखोगे, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव, तो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है किसी रिलेटिव से, चाहे वो इंडियन करेंसी में किसी में भी हो, वो भी क्या कर दिया जाएगा? आपको नहीं कंप्यूट कर। ठीक है, यहां पर कोई समस्या बताएं आप, छाप सकते हैं आप लोग इसको। थोड़ी बहुत गलती हुई, ज्यादा गलती हुई? चलो 18 देखोगे, 18 में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द यूएस से रिसीव इन इंडिया 1,00,000 रुपए। एनओआर के केस में क्या ये टैक्सेबल है ना, क्योंकि रिसीव कहां हुआ है? ये क्या में होगा, ठीक। आगे वो कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फंड इन इंडिया 50,000 रुपए, ठीक है ना। ये गलत, क्या लिखो आप? 1,00,000 रुपया फिर 50,000 रुपया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहां पर? यूएसए में डिपॉजिटेड देयर, तो ये तो यहां आना नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव इन इंडिया, ये भी नहीं आना यहां पर। 1,20,000 तो आना ही नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द यूके विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट इन द यूके, ये नहीं आएगा। आएगा कैसे आएगा भाई? क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके, कहां पर है? यूके में बिजनेस है ना, वहां प्रॉफिट हो रहा है, कंट्रोल इंडिया से था ना। बट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट इन द यूके, यूके की बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की हो, तो यहां आएगा? नहीं आएगा। ये जानते हो किसका इनकम दे दिया? जो 2,00,000 आंसर में दिया, ये ओआर का है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का इसने दे दिया। ये जो तुम्हारा एनओआर का है ये रहेगा गलत, 150 रहेगा आंसर, वहां पर सुधार लो, ठीक है। इस आंसर में डिफेक्ट है, लिखा गया ना पिछले बार सॉल्व कराते थे, में डिफेक्ट नहीं है बेटा। तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है ना, तुम क्वेश्चन बना पाओ। बात समझ में आया कि नहीं? 19वें पे आइए। 19 पढ़ो। मिस्टर भरत पाठक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टाइम जापान जा रहे हैं 10 जनवरी 13 को एंड कम बैक इंडियन 22 जून 2013, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज का भी कैलकुलेशन है, जरा नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन कर लो। देखो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है मिस्टर पाठक, ये सब बात होगी। दूसरे में देखो, ऑन 30 सितंबर 16 ही वेंट टू इंग्लैंड एंड कम बैक इनटू इंडिया आफ्टर 90 डेज, ठीक है। ऑन 60 जुलाई 19 he had gone to Sri Lanka and come back India after staying 100 days, वहां 100 दिन रहने के बाद आया। फोर्थ में कह रहा है 2 दिसंबर 21 ही गॉन टू नेपाल फॉर 85 डेज। फिफ्थ में कह रहा है इन द प्रीवियस ईयर 23 24 ही वाज आउट ऑफ इंडिया फॉर 80 180 डेज।
टोटल डेज कितने होते हैं? कितने दिन के लिए बाहर है वो? तो इंडिया में कितना रहा होगा? बाकी बैलेंस डेज। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका आर। आर में क्या बन गया ये? बात समझ में आएगी नहीं आपके? आगे क्या कह रहे हो? He submit the following detail on his income for the previous year. Commission received in India for the service given to Sri Lanka 1,40,000 रुपए। रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया में। सर्विस दिए कहाँ हो? ओआर है तो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? 1,40 लिख दो पहले आप। उसके बाद कह रहे हैं इनकम फ्रॉम, अच्छा देखो जब वो ओआर हो गया सब उठा के ऐड कर सकते हो आप। 1,01,000 रुपए, ठीक है ना? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड नेपाल रिसीव इन इंडिया 1,01,000। डिविडेंड इंग्लैंड बेस्ड कंपनी रिसीव इन इंडिया 75,000। प्रॉफिट है बिजनेस सिचुएटेड कहां पे? जापान में, ब्रॉट इन इंडिया 5 लाख रुपए। सब ऐड कर लो। ठीक है। चलो देखो, एक बार पहले आप अपने से करिए, कुछ करना नहीं है। जैसे क्वेश्चन में आपको ओ आर मिला करे, क्या करना है? सारा उठा के ऐड कर लो। ठीक है ना? तो क्या हो गया देखो इसमें, 1,40, 1,01,000, 75,000, 5 लाख, टोटल कितना आ गया? 8,16,000 रुपए। बातें समझ में आ रही ना? रेजिडेंट बना और रनली रेजिडेंट बना तो सब ऐड कर लो उठा के। अगला करो, अगला करिए। अच्छी बॉटल हो गई, तो अच्छी अच्छी बॉटल। जाओ ले लो। 3-4 बॉटल छूट गई स्टील। तो रोहित है, उठा के रख देते हैं, नहीं तो आप कल से कह देंगे रोहित भैया को लेते जाया करिए। हो गया, आगे बढ़ो। 20वें में आ जाएंगे हम लोग इसके बाद। श्रीमती अदिति वेंट फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया टू जापान ऑन 10 दिसंबर 17। 10 दिसंबर 2017 को पहली बार क्या कहाँ गई वो? जापान। शी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम जापान ऑन 1 अप्रैल 19। ठीक है ना? आओ इधर देखो सब लोग, आ जाओ 20वें में। दरवाजा कौन बंद करेगा बेटा? बताओ। पहली बार वो जापान कब गई हैं? 10 दिसंबर 2017 को। तो 17 और 18 में चेक करो कितने दिन है वो, और वापस कब आई जापान से? 1 अप्रैल 19 को। ठीक है ना? 1 अप्रैल 2019 को वो वापस आ गई है। कहां वापस आ गई है? एक बार पूरा पढ़ो फिर करते हैं। On 15th October 21, she went to America and come back to India on 1st April 22. In the previous year 23-24, she was India for only 62 days. She was the following income of the previous year 23-24. वो क्या है? आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। ठीक है? एक चीज देखोगे तुम लोग, एक बार अपने से कैलकुलेशन करो सब लोग, फिर हम बता रहे हैं।
चलो भाई, एक चीज देखो, वो प्रीवियस ईयर में 62 डेज रह रहा, तो इसका मतलब B1 तो उसने फुलफिल नहीं किया है। अब हम लोग को आना है B2 पर। जरा देखो तुम लोग, 23-24 में वो क्या बोला, 62 दिन। 23-24 का कैलकुलेट करें ना हम लोग। चलो आ जाओ फिर। अब हमको देखना है कि 22 और 23 में, यहां लिख दो 2022, यहां 2023, कितने दिन वो इंडिया में रहा। बताइए। 2023-24 में तो ठीक है, उसने बता दिया कि मैं 62 दिन था। 22-23 बताइए कितने दिन। एक अप्रैल 2019 को वो आया है ना, 31 मार्च 2019 तक, 19 से लेके 20 तक था कि नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, पूरा 365 दिन था कि नहीं था। लिख लो सब लोग, हटा दो इसको, आ जाओ यहां हम लोग देखो, 2023-24 में हम 62 दिन थे, है ना। 2022-23 में कितने दिन थे बताओ, कुछ दिया है। फिर 2021-22 में कितने दिन थे, 2020-21 में कितने दिन। चलो बताओ। तूने B1 फुलफिल नहीं किया। हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, B2 में प्रीवियस ईयर में 60 दिन कंप्लीट कर दिया है। और प्रीवियस ईयर चेक कर लो, क्या उसमें 365 दिन है। एक अप्रैल 2019 को आया, तो यहां पर 365 दिन हो गए कि नहीं हो गए। 1 अप्रैल 2019 को आया, उसके बाद नहीं, इसका मतलब क्या है, पूरे 20 तक। उसके आगे वो देखो लिखता है, ऑन 15 अक्टूबर 21 सी वेंट टू अमेरिका एंड कम बैक टू इंडिया। इसी बात को मैं यहां क्लियरिफाई कर रहा हूं, जल्दी देखिए। 15 अक्टूबर 2021 को वो कहां चला गया, कहां चला गया बेटा, ये अमेरिका चला गया। चला गया कि नहीं चला गया। तो ये बताओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतने दिन कहां था वो, इंडिया में तो था ना। मतलब अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, दिसंबर 30 और अक्टूबर 15, है ना। इन सब का टोटल करें, ये 91, ये 92 और ये 15, इन सबको ऐड कर लो, बताओ कितना आ गया, 9 9 18, 183, 93, 5 98, 198। अगर वो 15 अक्टूबर को अमेरिका गया, तो 198 दिन इंडिया में रह गया कि नहीं गया। आगे देखो, कम बैक किया कब उसने, 1 अप्रैल 22 को। इसका मतलब आप देखो, 21-22 में 198 दिन वो इंडिया में रहा, कहा ना। फिर कब आया वो इंडिया में, 1 अप्रैल 22 को, ठीक है। 22 के बाद कोई इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब 22, 23, 365 दिन वो कहां रहा होगा, इंडिया में रहा। तो अगर ये देखो, तो ये 365 से एक्सीड कर गया कि नहीं कर गया। इसका मतलब हमारा वो B2 को फुलफिल कर रहा है। और अगर वो B2 को फुलफिल करेगा, तो वो बन जाएगा क्या,
रेजिडेंट रेजिडेंट में बन जाएगा वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी बात ध्यान रखो, आराम से इसको करना है तुमको। अब उसकी इनकम दी है, अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो सब की सब उठा के ऐड कर दो, आ जाएगा। अगर देखो समझने में ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसे करो भैया, 19-20 से उठाए ना हम लोग, यहां से लेके यहां तक खींच लो, है ना। उसने क्या बताया है, श्रीमती अदिति ये पहली बार इंडिया से जापान कब गई? 10 दिसंबर 2017 को। तो छोड़ो, ही कम बैक टू इंडिया कब आया वो? 1 अप्रैल 2019 आया कि नहीं? 1 अप्रैल 2019। 19 से लेके 20 तक कितना समय बताया गया? अभी लिखाया गया होगा ना, कितना दिन? देखो लिखाए तो है ना, गजब के बेवकूफ लोग हो तुम। तो पूरा का पूरा साल वो इंडिया में गुजारा, 365 दिन। फिर यहां पर आ गया 1 अप्रैल 2020, यहां पर वो क्या कह रहा है? 2020 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? 20 से 21 में कहां रह रहा है वो? तो कहां रह रहा होगा वो? रहा ना इंडिया में। फिर आ गए आप 1 अप्रैल 2021 में, कहां है वो? देखो, है ना। मतलब अगर वो 15 अक्टूबर को इंडिया जा रहा था, यहां से लेके 15 अक्टूबर तक कितने दिन रहा वो इंडिया में? 198 डेज रहा, है ना। अक्टूबर। फिर कब आया वो इंडिया में? अब यहां से कब 2022 को आ गए। 22 से 23 में कितने दिन इंडिया रहा, कुछ पता है आपको? यहां आ गया आपका 1 अप्रैल 2023, पूरा साल रहा यहां पर। और यहां कितना है वो? 62 दिन, 2024, है ना। तो पिछले 4 सालों में आप देखिए 365 से ज्यादा हो गया। और करेंट मतलब प्रीवियस ईयर में 62 डेज है, वो 60 दिन को क्रॉस कर दिया है। तो क्या बन गया वो बन गया आर। आर में क्या बन गया? वो आर। आप ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा इजी बन जाएगा, लेकिन पहले वाला इंफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। हो गए यहां तक? याद है इसको? ये ऊपर वाला लिखना होगा, ये भी लिख लेना। आगे देखो, कुछ करना है नहीं, सारी इनकम उठा के आप ऐड कर दो। देख लो भैया क्या क्या दिया है पहले में। कैपिटल गेन कितने का है? 4,50,000 का है। द प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहां पर? जापान पर है भैया। वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो। सारा का इनकम क्या हो जाएगा? यही टैक्सेबल होगा। और कितना आ रहा है? 2,52,000 रुपया, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस सिचुएटेड अमेरिका, दिस बिजनेस और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, हो या ना हो, ओ आर है ना। ओ आर में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो इनकम होगा सबका सब टैक्सेबल होगा। फिर आगे देखो,
2,50,000 40% और रिसीव इन इंडिया एंड रिमाइंडर टू जापान। कुछ भी हो, सबका सब क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कर दो, कितना आ जाएगा, 17,90,000। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन सब लोग अपने से करेंगे, लास्ट। देखो, मिस्टर कुंदन है, कुंदन खान इज इंडियन सिटीजन, ही वेंट आउट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 23 फॉर अ सर्विस in a company in Japan and come back to India on 1st March 24 to meet his family। देखो, कब गया है वो, 15 अगस्त 2023 को गया है। आओ, आपको 2023 और 2024 में क्या करना है, देखना कितने दिन वो इंडिया में था, तो कितने दिन रहा वो। आउट ऑफ इंडिया गया है ना, कब गया, 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को गया, तो उसके पहले वो कहाँ था, तो कितने दिन रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 दिन अगस्त में। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना दिन है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर कितना है 31, और यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिगुनी 3 चौका 12, है ना, कितना। ये क्या कर रहा है, B1 तो फुलफिल नहीं कर रहा है, B2 इंडियन सिटीजन है, कोई वो नहीं है ना इसमें, तो B2 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, देखो इसमें। लेकिन वो पहली बार इंडिया कब छोड़ा, उसने देखो लिखा है, ऐसा कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मिस्टर कुंदन खान इज एन इंडियन सिटीजन, ही वेंट आउट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 2030। तो हम ये मानेंगे उसके पहले वो कहाँ था, इंडिया में था, तो हम ये मानेंगे यहाँ पर वो क्या फुलफिल कर रहा है, B2। ऐसा तो कोई डेटा है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ना तो ये B1 फुलफिल कर रहा है, ना तो B2, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एनआर बन जाएगा। अगर ये एनआर बनेगा, इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ये बात तुमको वहां चेक करना है, ठीक है ना, और जल्दी चेक करो जल्दी से। चलो आ जाओ देखें हम लोग, एक बार पहले आप लोग इसको ओपन करो, देखो आ रहा है।
देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान, जापान का जो सैलरी है क्या वो इंडियन इनकम है? वाह, किस है? लो भाई 21। तो पहली इनकम जो है उसकी, इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान, यहाँ आएगा नहीं आएगा? दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव इन जापान, ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या है? 18,000 का। रिसीव कहां पर है ना? लेकिन कहां का है? इंडियन कंपनी का है। तो कैसी इनकम हो गई है? क्या क्यों? आगे देखो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान, इंडिया की है कि नहीं? तो क्या लिख दोगे? टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी कितने का? 18,500 का। नोट कर लो, ठीक है यहां तक? आगे देखो फिर, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, ये आएगा यहां पर? नहीं आएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है वो, एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड राजस्थान, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है, एग्जिम्ट होता है, आएगा यहां पर? नहीं आएगा। इंटर रिसीव फ्रॉम अ फर्म इन जापान लिमिटेड टू इंडिया 9,200, ये भी यहां नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि फर्म कहां पर है? जापान में। रिसीव फ्रॉम अ फर्म इन जापान लिमिटेड टू इंडिया 9,200, ठीक है ना? इंडियन इनकम है, यहां आएगा? नहीं आएगा। कि जापान की फर्म है ना, ध्यान रखना। तो वहां पर वो क्या किया है? इंटर रिसीव किया है, फिर भेज रहा है इंडिया में, ठीक है ना? तो इंडिया की इनकम नहीं है वो, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान है ना? तो 60 और 48 कितना आ गया ये आपका? 1,08,000, ये तो आएगा आपका 1,08,000, आएगा कि नहीं आएगा? आगे देखो, पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फंड, ये सब क्या है आपका? 8वां जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सैलरी मैटर है, ठीक है? तो यहां पर वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। इंडियन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की बात है, अगर कोई पर्सन जो आर होगा उसमें ये टैक्सेबल रहेगा, ठीक है? तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आगे देखो भैया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 5,000 रुपए, ठीक है? और लिखता है इंडियन एग्रीकल्चर इनकम 12,000, ये क्या हो जाएगा आपका? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इतना आप ऐड करो, 36,500, 1,08,000 प्लस 5,000, ये आपका टोटल कितना आ गया? 149,500। तो यही आपका लास्ट सोल्यूशन, ठीक है? इस चैप्टर में आपको इतनी ही बात करनी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप लगाओ, ठीक है? तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो आपकी जो क्लास रहेगी वो इतनी ही रहेगी, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं होगा।